नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। गांधीनगर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। गुजरात चुनाव की खास बात आज क्या है? गुजरात चुनाव में आज पहली बार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रचार किया और उनका खूब जोर से जवाब भी दिया मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात में आकर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि गुजरात में लोग, खासकर अल्पसंख्यक, सुरक्षित नहीं महसूस करते। हम बहस करेंगे इस पर कि सीएम के बाद क्या नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की बारी है। लेकिन जनता का उत्साह आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बहस को आगे बढ़ाएं, लोगों को मिलवाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं गांधीनगर का पॉलिटिकल प्रोफाइल। 1960 में महाराष्ट्र से अलग होने के बाद गुजरात जब नया राज्य बना तब इसकी राजधानी अहमदाबाद थी। लेकिन जब ये महसूस होने लगा कि राजधानी के तौर पर अहमदाबाद से गुजरात का गुजारा नहीं हो रहा है, तो फिर 1965 में महात्मा गांधी के नाम पर गांधीनगर शहर की योजना तैयार की गई। 1971 में गांधीनगर गुजरात की नई राजधानी भी बन गई। अपनी हरियाली के कारण इसे ग्रीनेस्ट कैपिटल टाउन भी कहा जाता है। कुल 30 सेक्टरों में बटा गांधीनगर वैसे है तो अहमदाबाद से करीब 23 किलोमीटर दूर, लेकिन अब दोनों शहर इतने पास आ गए हैं कि फर्क करना आम लोगों के लिए आसान नहीं है। गांधीनगर जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। दहेगाम, गांधीनगर दक्षिण, गांधीनगर उत्तर, मानसा और कलोल। 2007 के चुनाव तक यहाँ 4 ही सीटें हुआ करती थी। 2002 और 2007 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली थी, जबकि 1998 में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। जहां तक लोकसभा चुनावों का सवाल है तो गांधीनगर सियासी रूप से देश की अहम लोकसभा सीट है। 1989 से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1989 में शंकर सिंह वाघेला बीजेपी के टिकट पर 2.5 लाख मतों से भी ज्यादा से जीते थे। 1991 में आडवाणी चुनाव लड़े और 1.25 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते। 1996 में सीट से अटल बिहारी वाजपेयी जीते और 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद तो 1998 से लालकृष्ण आडवाणी लगातार यहीं से चुनाव लड़कर संसद पहुंच रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरीट सोलंकी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चंद्रा संघवी जी, जाना माना चेहरा, जनता दल यूनाइटेड के नेता है, राजस्थान से आते हैं, गुजरात के प्रभारी हैं। हमारे साथ हैं मुकुंद जोशी जी, जो जीपीपी के नेता हैं, और हमारे साथ निशित व्यास साहब हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। निशित जी, पहला सवाल आपसे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रचार करने आए, उन्होंने कहा कि गुजरात में लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उनके इस बयान का बड़ा मजाक उड़ाया। ऐसा है कि गुजरात में नहीं, गुजरात के पाटनगर में देखे, हर दिन दहाड़े चोरी लूटपाट होता है। एक महिला सुरक्षित अपने घर नहीं जा सकती है। सुहाग जो अपना होता है उसके अलग एक सेंटीमेंट होता है, उसकी कीमत से कोई वास्ता नहीं होता है। दिन दहाड़े वो चेन स्नेचिंग होता है। आज यहाँ गांधीनगर में जिस तरह से व्यवस्था रखी है कि वीआईपीओ के काफले के लिए उनके पुलिस तादाद लगी जाती है, लेकिन एक आम आदमी की सुरक्षा के लिए उन्हें कभी दरकार नहीं। वीआईपी सुरक्षित है, वीआईपी, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं और निशित जी भी यही कह रहे हैं। गुजरात में जब से नरेंद्र भाई मोदी शासन में आए हैं, पिछले 11 सालों से नरेंद्र भाई का जो नेतृत्व रहा है, गुजरात में सिक्योरिटी रहा है। 2002 में क्या हुआ था? 2002 में क्या हुआ? 2002 में जो हुआ था वो आप भूल जाइए। अभी गुजरात में सिक्योरिटी है। पहले कांग्रेस के वक्त में गुजरात में 365 दिनों में, एक साल में, सालाना 365 दिनों में 120 दिनों से ज्यादा कर्फ्यू रहा करता था। नरेंद्र भाई के आने के बाद 1 घंटा भी गुजरात में कर्फ्यू नहीं रहा है। एक गुजरात की उपलब्धि है। गुजरात में नरेंद्र मोदी आने के बाद आम आदमी सुरक्षित है। गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद विकास हुआ है। सौनो विकास, सबको साथ लेकर नरेंद्र भाई मोदी विकास कर रहा है। और इसी वजह से गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी का शासन के लिए न सिर्फ गुजरात में, न सिर्फ भारत देश में, पूरी दुनिया में गुजरात के शासन की प्रशंसा हो रही है। गुजरात के शासन की प्रशंसा हो रही है। इनका ये कहना है कि कांग्रेस के रात में 365 में से 100 दिन कर्फ्यू रहता था। ऐसा होता है भाई साहब
जब वो कोई आदमी न्यूसेंस होता है, जब गद्दी पे बैठ जाता है तो सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये करने कराने वाले यही है। आज वो बतंगड़ बना रहे हैं कि मुझे धोखेबाज कहा गया। भाई साहब, आपने तो आपके पिता तुल्य लोग को एक टेररिस्ट का नाम दे दिया, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। भाषा का संयम उन्हें नहीं है, शब्द आज गवा चुके हैं, पैरों तले उनकी जमीन खींच रही है, इसलिए आज जो कोई भी बात होती है उसका बतंगड़ बनाना उन्हें आता है। सही में सही मायने में अगर विकास किया होता तो मेरा ये नौयुवान आज 400 रुपये में इंजीनियर हो सकता, मेरा ये नौजवान बेरोजगार नहीं रहता। आज मैं देख सकता हूं कि इस गुजरात की तासीर उन्होंने क्या की है। हर घर घर में बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, शिक्षित लोग पीड़ित हैं। 50,000 से ज्यादा सालाना फी होती है इस इंजीनियरिंग में, बीबीए और बीसीए में भी 25-25 हजार की फी होती है। ये हालात गुजरात की है। माननीय सांसद को तो ये कहना पड़ता है क्योंकि उनकी रोजगारी का प्रश्न है, क्योंकि उधर से डिक्टेटरशिप चलती है, हमारे में लोकशाही चलती है। उस लोकशाही की तहत में आज आपके सामने डिक्टेटरशिप, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि डिक्टेटरशिप चलाते हैं। नरेंद्र भाई जैसा शासन कर रहा है, सबको साथ लेकर शासन कर रहा है। नरेंद्र भाई ने जैसा शासन किया है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत देश में वो नंबर 1 मुख्यमंत्री कई सालों से नरेंद्र भाई है। नरेंद्र भाई सबको साथ लेकर चलते हैं, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। नरेंद्र भाई ने जो शासन किया है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने बाजी हार दी है, कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार ली है, कांग्रेस ने ये चुनाव में अपनी हार स्वीकार ली है। कांग्रेस का जहाज वो डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के जहाज में से कांग्रेसी लोग वो तो जहाज में से बाहर निकल रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं। यहाँ की सीट के जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, नरहरि भाई अमीन, वो भी आज हमारे साथ आ रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहा है। नरेंद्र भाई ने जो शासन किया है, गुजरात में जो शासन दिया है, गुजरात में जो स्टेबिलिटी दिया है, ऐसे किसी ने नहीं दिया है। क्या गुजरात के सभी लोगों को साथ लेकर नरेंद्र भाई। चंद्रा जी, आपने राजनीति को 40 साल में बहुत करीब से देखा है, आप ये बताइए कि किरीट भाई का दावा सही है कि निश्चित जी का? ये कह रहे हैं विकास हो रहा है, ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, कुछ लोगों का विकास हुआ है। ये दोनों ही आधे आधे सच है। विकास हुआ है, गोल्डन कॉरिडोर, सिल्वर कॉरिडोर, गुजरात का वाइब्रेंट बिलियनर है, लेकिन विकास हुआ है, ये भी सत्य है। वो कहते हैं विकास नहीं हुआ है, वो असत्य है। मैं कहता हूं विकास किसका हुआ है? आदिवासी कहाँ है? डेडियापाड़ा कहाँ है? जगेड़िया में कहाँ है? मांगरोल में कहाँ है? छोटा उदयपुर में कहाँ है? अम्बाजी में कहाँ है? विकास जरूर हुआ है, चंद उद्योगपतियों का विकास हुआ है, लेकिन विकास से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ही आधे आधे सच है। दोनों आधे आधे सच है। गुजरात परिवर्तन पार्टी क्या परिवर्तन कर पाएगी? पूरा परिवर्तन करेगी, व्यवस्था में परिवर्तन करेगी। मोदी के राज में, शासन में जो भय, भूख, भ्रष्टाचार की सिर्फ बातें हुई है, वो बातों को छोड़ के वास्तव में लोगों को अभय मिलेगा, भ्रष्टाचार विहीन शासन मिलेगा। और जो विकास की बातें की है वो वास्तव में विकास नहीं है, सिर्फ विनाश है। अगर विकास किसी का हुआ है तो 5 उद्योगपति का हुआ है। गांव में आप जाके देखो, रास्ते नहीं है, पानी किसी को मिलता नहीं है, एजुकेशन महंगा हुआ है, हेल्थ के प्रॉब्लम में सबसे पिछड़े हुए हैं। ये सब बातें हैं। उसकी व्यवस्था के लिए हम जीपीपी वाले आएंगे तो पूरा परिवर्तन करके बताएंगे। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। लोग कह रहे हैं कि ये सीएम नहीं पीएम का भी चुनाव है, यहाँ सीएम बनेंगे फिर 2014 में पीएम। तो क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट होंगे? पूरा देश जो गुजरात में जैसा विकास हुआ है, गुजरात में जैसे प्रगति की नई नई ऊंचाई आया है, पूरे देश ने गुजरात का विकास को देखा है। देश का आम आदमी सिर्फ गुजरात में नहीं, गुजरात के बाहर सभी राज्यों के आदमी गुजरात का विकास का मॉडल देख रहा है। कांग्रेस ने अभी तक जो किया है वो सिर्फ का सिर्फ वोट बैंक की राजनीति किया है। कांग्रेस ने लोगों को, गरीबों को जो हथेली में चांद दिखा के गरीबों को गुमराह किया है। नरेंद्र भाई मोदी ने सबको साथ लेके, सबको अपने साथ लेके गरीबों का विकास किया है, वनवासियों का विकास किया है, दलितों का विकास किया है। गरीब कल्याण के मेले के माध्यम से नरेंद्र भाई ने पूरे गरीबों का पीएम बनेंगे, पीएम बन सकते हैं, बन सकते हैं। चंद्रा सिंह जी, क्या जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा है, अपना रिजर्वेशन जाहिर किया है, क्या नरेंद्र मोदी सीएम के बाद पीएम बनेंगे? क्योंकि गुजरात में बड़ा नारा है, सीएम भी चुनो, पीएम भी चुनो। भाई अगर गुजरात के 26 एमपी पीएम बनाते हैं तो आप बना लेना। पीएम 542 बनाते हैं, 542, 50 पार्टियां हैं, 100 गुट हैं।
अलग है एनडीए, अलग है यूपीए, अभी एनडीए का ही फैसला नहीं है। गुजरात अगर बना सकते हैं, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी घोषणा करे कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। वो घोषणा पार्टी में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वोट बटोरने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है। हर कोई कह सकता है, मैं भी कह सकता हूं, पीएम बनाने के लिए 542 एमपी लोकसभा बनने के बाद तय करती है, एक व्यक्ति नहीं करता है। एक व्यक्ति नहीं करता है, यहाँ पर सीधा है, चुनौती दे रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष को कि पीएम तो डिक्लेयर करें, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड सबसे खिलाफ है नरेंद्र मोदी के। जैसे 2014 का चुनाव आएगा, हमारा पीएम का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, मगर आज पूरे देश के लिए नरेंद्र भाई मोदी रोल मॉडल है। पूरा देश ऐसा चाहता है कि गुजरात में जैसा विकास हुआ है, गुजरात में जैसे विकास की नई नई ऊंचाई आई है, ऐसा विकास सभी जगह होए। कांग्रेस ने जो विनाश किया है, कांग्रेस ने जो दिशा पकड़ी है, वो विनाश की दिशा है। विनाश की दिशा है विकास, विनाश हुआ है विकास नहीं, और रोल मॉडल है गुजरात देश के लिए, ये कहना है डॉक्टर किरण भाई का। कोई शक नहीं है कि यहाँ विनाश के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। विकास हुआ है, संघवी जी जो कह रहे बात 100% सही है। विकास हुआ है वो तो 5 उद्योगपति का हुआ है। 2002 में जो बैंक करप्ट हो रहा था, उसके आज 4 जहाज यहाँ पार्क होके पड़े हैं, उसका विकास हुआ है। अरे विकास हुआ है तो वो जमीन के खान के खोदने वालों का हुआ है, नहीं कि आम आदमी का। आज हमने जब घर का जो स्कीम दिया था, उसमें आज हमारे पास 60 लाख से अधिक फॉर्म आए हैं। अगर वो फॉर्म आए तो उससे पता चलता है कि आम आदमी आज कितना पीड़ित है। उन्होंने वो जमीनें, ये कोई स्कीम पुरानी है, कोई नई नहीं है। आज जो कोई शहरी विस्तार का विकास हुआ, यही हाउसिंग स्लम क्लियरेंस बोर्ड, उसी के तहत कांग्रेस के शासन में किए हुए वादे थे और किए हुए कार्यक्रम थे, उसी से हर शहरी विस्तार का विकास हुआ था। उन्होंने ये जमीन उन बिल्डरों को बेच दी, नई टीपी बना के उन बिल्डरों को जमीन ऐड दी। आज उसके वास्ते आज एक फ्लैट 50-50 लाख का हो रहा है। एक कॉमन आदमी 50,000 का सैलराइज आदमी भी एक घर नहीं बना सकता है। ये हम वादे किए हैं प्रजा दर्शन में। 12 मुद्दे हैं जिसमें हम स्वास्थ्य का भी रक्षण करेंगे, शिक्षा का भी रक्षण करेंगे, हम ग्रांटीन कॉलेज और स्कूल बढ़ाएंगे। मेरे गांधीनगर में आके देखो, हर सेक्टर में शालाएं थी, आज वो शालाएं बंद पड़ी हुई है क्योंकि उसमें शिक्षक नहीं है, शिक्षा देने वाला नहीं है, वो शाला बंद हो गई। और या आज आसपास में देखो प्राइवेट स्कूलों की हाटड़ी लगी हुई है। कहां से आया ये विकास? कहना चाहते हैं वो। मैं वो कहना चाहता हूं कि हर सेक्टर में सरकारी दवाखाना था, एक अस्पताल था, छोटा सा मरीज उधर जा सकता था, मुफ्त दवाई ले सकता था। आज देखो तो यहाँ अपोलो बना है, उसको कंसेशनल रेट पे जमीन दी है। आज देखो जिस जमीन पे हम खड़े हैं, उस इंफो सिटी को 1 रुपये के टोकन रेट पे दिया हुआ है। आज यहाँ जिस एरिया में खड़े हो, 6 करोड़ से ज्यादा जिसकी कीमत है, वह पूरी फाउंडेशन को लाख को स्क्वायर मीटर जमीन दी गई हुई है। ये उन्होंने विकास किया। इसके बगल में आप जाके देखो, गिफ्ट सिटी बनाई है। किसकी खुशी में बना रहे हैं वो? किसकी खुशी में बना रहे हैं? गुजरात परिवर्तन पार्टी। आपका क्या विजन होगा यहाँ के लिए? हमारा विजन बहुत क्लियर है। आगे 3.5 साल में केशुभाई ने जो कहा था वो करके बताया है, इसीलिए लोग हमारे पे विश्वास करेंगे कि अगर उन्होंने कहा था वो किया है, तो अब की बार भी हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। झूठे वादे हम करने वालों में से नहीं है। हमने प्रूव किया है हमारा शासन भूतकाल में, और आगे भी करके दिखाएंगे, ये तय बात है हमारी। एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर आप बताइए, गुजरात परिवर्तन पार्टी कुछ कर पाएगी इस चुनाव में? गुजरात परिवर्तन पार्टी अगर कुछ कर पाएगी तो उसका उसी दिन फैसला हो गया था जिस दिन नवजोत सिद्धू ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और सारा पटेल समाज सड़क पर उभर कर क्यों नहीं आया। इसलिए गुजरात परिवर्तन पार्टी वोट के है उनके बाद, पर उनकी ट्रांसफरिंग कैपेसिटी नहीं है। स्वयं केशुभाई जीत सकते हैं, 4 आदमी जीत सकते हैं, हराने की औकात उनकी है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। मानने को तैयार नहीं? अरे वो माने ना माने उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। छोटी चींटी जब हाथी के कान में घुसती है तो हाथी की हालत क्या होती है आप जान लो। हम आज छोटे जरूर हैं, मगर जब ये बात आने वाली है कि अगर 4 सीट वाले चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हम भी जरूर हमारे सीएम बना के रखेंगे। चंद्रशेखर जी पीएम बन सकते हैं तो सीएम बनेगा किरण भाई? चंद्रशेखर जी पीएम सर्कमस्टेंसेस से बने, इंद्र कुमार गुजरात सर्कमस्टेंसेस से बने, देवगौड़ा सर्कमस्टेंसेस से बने। किसी ने नहीं कहा कि मैं पीएम का दावेदार हूं।
इसलिए पीएम के विषय पर बात करना। शरद यादव ने कहा था पीएम का पद पकौड़े की तरह है, हर कोई तल लेता है और पकौड़े का मार्क लगा देता है। आई डोंट बिलीव इन दिस सेंसलेस अनाउंसमेंट्स। जहां तक केजुभाई का सवाल है, हाँ ये मैं मानता हूं, केजुभाई के प्रति जो असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए पार्टी को खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन मोदी ने जिस प्रकार अपने चुनाव का 1.5 महीने पहले आगाज किया था, केजुभाई 10 दिन में आए, पार्टी का नाम नहीं ले सके, इसलिए उनका एस्टेब्लिश चुनाव हो गया। कांग्रेस लड़ती रही, नेता तय नहीं कर पाई। शंकर सिंह सोचते रहे मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अहमद पटेल 3 दिन पहले आया है। कांग्रेस का अभियान अहमद पटेल के फुरुष होने के बाद शुरू हुआ है। तब तक नरेंद्र मोदी प्रदेश को पच चुके थे और उन्होंने वो काम कर दिया कि उनका किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं थी। बड़े नेता की जरूरत नहीं थी। जनता के पास चलते हैं। एक सवाल यहाँ से बोलिए। सवाल क्या है? અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં 40 વર્ષથી કોંગ્રેસ હતી, એમને કોઈ વિકાસ કર્યો નથી। જે ભારતીય सवाल आप गुजरात में गांधीनगर में मोदी जी ने हिंदुओं का 312 मंदिर को ध्वंस कर दिया है और अशोक जी दिल्ली से आए थे और उसको मोदी को गजनी किया है। 300 मंदिर तोड़े, 300 मंदिर तोड़े। आप पर आरोप, विश्व हिंदू परिषद वाले आरोप लगा रहे हैं आपने 300 मंदिर तोड़ दिए गांधीनगर में। हम तो धर्म की इज्जत करते हैं, हम मंदिरों की इज्जत करते हैं, हम मस्जिद मंदिर तोड़ी कि नहीं तोड़े? मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? की इज्जत करते हैं। ये लोगों के पास अपने चुनाव के लिए कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं है। हमारे पास अपना कैंडिडेट है मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो पिछले 2002 और 2003 में वो 2 शतक बना चुके हैं और तीसरे शतक बनाने के लिए वो तैयार है। वो हैट्रिक बनाएंगे। और मैं आपको डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि चुनाव में हमारे पिछली बार जितने प्रत्याशी चुनाव के आए थे उनसे भी ज्यादा चुनाव लड़ने वाले हैं। हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस का नाम वो डूबता हुआ नाम है। कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार लिया है और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश नरेंद्र मोदी के लिए सोचता है कि वो कब आए। कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार ली है, किरीट भाई कह रहे हैं। कांग्रेस ने कतई हार स्वीकारी नहीं है। कांग्रेस जीतने वाली पार्टी है। वो पहले तय कर ले कि यहाँ आके उनके नेता लोग कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, उधर दिल्ली जाते हैं तो बात बदल जाती है। पहले अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी तय कर ले, कौन क्या बोलेगा। ये तो यहाँ उनके आमदनी पे जीने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ आके मजबूरन उन्हें बोलना पड़ता है। ये उद्योगपति इस देश के भी जो है, जो इनकी रहम राह पर जी रहे हैं, जिस तरह टाटा को दिया गया यहाँ 33,000 करोड़ का पैकेज, फोर्ड को दिया गया 10,000 करोड़ का पैकेज, इस हिसाब से उद्योगपति आके यहाँ इनकी चरमोपोशी करते हैं। कांग्रेस पार्टी जीतना तय है और तय है। कांग्रेस का जीतना तय है, बीजेपी कह रही है आपका जीतना तय है, तो गुजरात परिवर्तन पार्टी कहाँ खड़ी है? हमारा भी जितना तय है, हमारे पर्याप्त उम्मीदवार खड़े हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम क्लियर मैंडेट हमको मिलने वाला है, ये बात तय है। प्रजा का विश्वास, प्यार, मोहब्बत, केशु भाई के शासन के ऊपर उनका विश्वास, हम पूरी अपनी बलबूते पे सरकार बनाने वाले हैं, ये तय बात है। तय बात है। चंद्रराज सिंह जी, क्या मोदी हैट्रिक लगाएंगे? देखिए, एक बात साफ है, हैट्रिक की बात मैं नहीं कहता। आज की तारीख में मोदी जीते या हारे, पर मोदी और कांग्रेस दोनों एक बात के लिए बराबर के अपराधी हैं कि उन्होंने ट्राइबल्स, गरीब, सर्वहारा, हम ये आरोप लगा सकते हैं, कांग्रेस नहीं लगा सकती। कांग्रेस ने एक भी योजना क्यों नहीं बनाई आदिवासियों के लिए? 15,000 करोड़ रुपए कहां गए कांग्रेस के? कांग्रेस एक शहर को, अमेठी को सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ खर्च सकती है। पूरा आदिवासी बेल्ट भूखा मरा है। नरेंद्र मोदी अडानी को ला सकता है, वहां नहीं कर सकता। हमारी ये मांग है, हैट्रिक हो या न हो, हमारी मांग उन एरिया की है जिनके कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं, उनके ये हैं। सवाल यहाँ पर है, क्या मोदी की हैट्रिक लगेगी? क्या बीजेपी फिर से आएगी या केशु भाई परिवर्तन लाएंगे, या फिर कांग्रेस का दांव चलेगा? नजर बनी रहेगी। कल हम आपको लिए चलेंगे अहमदाबाद। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सेकेंड ओपिनियन, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें 13 और 15 को अपना वोट डालने जरूर निकलिए। गांधीनगर से आज इतना ही।